सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। देखो ये क्या होती हैं, एक्चुअल में जो ये रिएक्शंस होती हैं वो देखने में यूनिमोलिकुलर नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब हायर ऑर्डर की होती हैं, बट जो उनका काइनेटिक्स है, उनका जो रेट कांस्टेंट है, दैट इज़ दी फॉलोइंग दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका रेट है दैट शुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेट होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसका जो रेट है एक्सपेरिमेंटली जो हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या आ रहा है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। तो मीन्स जो हम देखते हैं वो वैसा नहीं है, ठीक है, उससे कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। मीन्स अगर हमारे पास रिएक्शन के हायर ऑर्डर की है बट उनका रेट जो है वो थोड़ा सा लो ऑर्डर का आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज दी सूडो। सूडो मीन्स फॉल्स, ओके। सो दे आर शोइंग दी फॉल्स ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की एग्जांपल्स आएंगी, वो हम स्टडी करेंगे। तो क्या डेफिनेशन है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की, तो अगर हम इसको डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो वी विल से द रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दे आर नोन एज दी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जो हमारे पास है, दैट इज दी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब ये कैसे होता है, इसका जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो मीन्स जो हमारा इथाइल एसीटेट है दैट इज द इथाइल एसीटेट, इसको जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं अंडर एसिडिक कंडीशंस, ये क्या करता है, हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाता है और वहाँ पे एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो अब अगर हम इस इक्वेशन का रेट लिखें, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू के द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ओके। बट क्या होता है कि जो रिएक्शन हमें हायर ऑर्डर की दिखती हैं वो लो ऑर्डर की कैसे होती हैं कि वहाँ पे जो एक रिएक्टेंट है वो क्या होता है, एक्सेस में पड़ा होता है, और जब रिएक्शन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। मीन्स हम मान के चलते हैं कि उसके अंदर की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई है, तो वो होता क्या है, एक्चुअल में एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है, जो मेरा मेन जो कन्वर्जन जिसकी हो रही है दैट इज द इथाइल एसीटेट, और यहाँ पे जो वाटर है दैट इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो जो रेट है वो वाटर की कंसंट्रेशन से चेंज ही नहीं होगा। तो मीन्स वहाँ पे हमारा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो रेट में नहीं आएगी, तो इस रिएक्शन का जो हमारा रेट रहेगा दैट वुड बी इक्वल टू के द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट ओनली। मीन्स देखने को तो इनकी मोलिकुलरिटी जो है वो 2 लगती है, बट एक्चुअल में दीज आर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, okay, because water is present in the excess or you can say solvent is present in the excess, so उसकी concentration क्या होगी, वो change नहीं होगी, okay। so this type of reactions are known as the pseudo first order reaction। इसके साथ ही हमारे पास एक और रिएक्शन है that is the inversion of cane sugar। second जो हमारे पास एग्जांपल है that is the inversion of cane sugar। अब केन शुगर मतलब क्या, हमारे पास सुक्रोज की बात कर रहे हैं हम। तो जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो वहाँ पे जो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है वो इन्वर्ट कर जाती है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, और जब ये हाइड्रोलाइज करता है इन एसिडिक कंडीशन तो इट फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज and this is the fructose, okay। so in this case also we can see the molecularity is 2 but actually the rate follows the first order kinetics, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे भी कैसे जो है हमारी जो रिएक्शंस हैं, जो ये देखने को तो
सेकेंड ऑर्डर लग रही हैं, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल हाउ कुड वी कैलकुलेट द रेट ऑफ दैट रिएक्शन in which the rate appears to be of second order but it follows the first order kinetic. So first is the kinetics of hydrolysis of ethyl acetate. Okay, so क्या रिएक्शन है हमारे पास, CH3COO C2H5 that is the ethyl acetate plus water which is present in excess. ओके, एंड अंडर एसिडिक कंडीशन मीन्स यहाँ पे एक मिनरल एसिड थोड़ी सी अमाउंट जो है HCl की या सल्फ्यूरिक एसिड की ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगी, तो इट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट हेयर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर ये रिएक्शन में यूज़ होता है तो लास्ट में ये निकल आएगा, तो ये इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा रेट जो हमारा है। बट यहाँ पे हम देखते हैं भी कैसे होगा। देखो इनिशियली हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, इनिशियली we have the concentration of ethyl acetate is A, that means when T is equal to 0 we have the concentration of ethyl acetate as A. okay, तो वाटर तो एक्सेस में ही है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, and initially we have the concentration of acetic acid and alcohol as 0. okay, so after some time the concentration at time T is equal to T क्या होगा, इसमें से कुछ अमाउंट जो है इथाइल एसिड की वो रिएक्ट कर जाएगी, हाइड्रोलाइज हो जाएगी, तो वहाँ पे जितनी वो रिएक्ट करेगी दैट इज द एक्स अमाउंट, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, दैट वुड बी द A माइनस एक्स। ओके, सो व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स नियर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब क्या होगा रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा अप टू एंड तक, तब क्या होएगी, दैट वुड बी A माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। ओके, उस टाइम पे जो हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा वो कितना बनेगा, दैट वुड बी A, एंड अल्कोहल कितना बनेगा A। वो क्यों, क्योंकि जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कन्वर्ट हो रही है इन दोनों प्रोडक्ट में। अगर इनिशियली हम इसका 1 मोल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 मोल नहीं बनेगा, बट जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो 1 मोल से हम देखते हैं कि 1 मोल इसका बन रहा है, 1 मोल इसका बन रहा है। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या है, A है इनिशियली, मीन्स 1 मोल से कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो उसको हमने जनरलाइज A लिख दिया। तो A कंसंट्रेशन इसकी है, तो जब कंप्लीशन रिएक्शन हो जाएगी वो सारा सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में और अल्कोहल में। So we can say that at the when time is equal to infinity means near the completion of reaction the concentration of acetic acid would be A and for the ethyl alcohol would be A. So अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड बन रहा है इसकी अमाउंट वहाँ पे हम रिएक्शन में निकालते रहेंगे विद द टाइम। ओके, और उसको हम टाइट्रेट करते रहेंगे। अब टाइट्रेट करने के लिए हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ी हुई है। अब एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, तो इसकी हम टाइट्रेशन करते हैं NaOH के साथ। सो NaOH वर्सेस हमारे पास जो है एसिटिक एसिड की टाइट्रेशन होगी। ओके, तो इनिशियली हमारे पास जो टाइट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे NaOH, तो उसका जो वॉल्यूम यूज होगा, सो वी कैन से एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जब एसिटिक एसिड नहीं बना, ठीक है, मीन्स एट T इज इक्वल टू 0, उस टाइम एसिटिक एसिड इज नॉट फॉर्म्ड, सो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम यूज्ड फॉर ऑफ NaOH, क्या रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, तो वो क्या रहेगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू V0। अब ये किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट। और कैटलिस्ट क्या हमारे पास H आयन, सो दैट वुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विच इज ए कैटलिस्ट, क्योंकि वो तो वहां पे न्यूट्रलाइज्ड होगा ना, उसको तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम यूज करेगा वो भी NaOH का। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे एसिड पड़ा हुआ है, तो एसिटिक एसिड तो नहीं बना, अब वहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड है, जो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज्ड होगा NaOH से, तो वहाँ पे NaOH का कुछ ना कुछ वॉल्यूम यूज होगा, लेट इट बी V0। ओके, सो व्हेन द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, सो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम T इज इक्वल टू T, मीन्स कुछ टाइम बाद जो रिएक्शन हमारी चलेगी तो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, तो वहां पे जो हमारा वॉल्यूम यूज होगा दैट वुड बी VT, एंड दैट वुड बी इक्वलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो वहां पे बनेगा उस टाइम पे, प्लस साथ में हमारे पास जो वहां पे
कैटलिस्ट भी तो पड़ा हुआ है, कैटलिस्ट तो हमने बोला है कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये बीच में यूज भी हो रहा है साथ में रिकवर भी हो रहा है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन वहाँ पे कांस्टेंट है तो वो हर टाइम वो बीच में यूज होगी ही होगी। वहाँ पे जो NaOH यूज होगा वो एसिटिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज करेगा और साथ साथ में H आयंस को भी न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो दैट वुड बी इक्वल टू Vt। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अब एक चीज आ गई कि जो ये हमारे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू x, क्योंकि हमने देखा था कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t है तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज इक्वल टू x। ओके, सो वी हैव हियर द Vt इज इक्वल टू x प्लस V0। क्यों V0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे भी कैसे है तो ये तो हमारा वही V0 वैल्यू तो यूज करेगा ही करेगा। इनिशियली भी इसने V0 किया था, बाद में भी ये V0 तो करेगा प्लस में x हमारा अमाउंट जो है वो भी यूज होगा, ठीक है। सो दैट इज दी Vt। ओके, तो यहाँ से हम जो है x निकाल सकते हैं, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज Vt माइनस V0। सो दिस इज दी वैल्यू ऑफ x। ओके, सो जब क्या होगा हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, लास्ट पे पहुंच जाएगी, एट दैट टाइम द वॉल्यूम ऑफ NaOH used at infinite time means when t is equal to infinity है तो उस टाइम जो वॉल्यूम यूज होगा let it be V infinity and that will be equal to what, the total concentration of the acetic acid form। So the total concentration of acetic acid जो लास्ट में बनेगी प्लस the concentration of H ions, क्योंकि वहां पे भी क्या रहेगा हमारे पास कैटलिस्ट रहेगा। So total concentration of acetic acid is what? It is the A, क्योंकि लास्ट में जो है हमारा that is the final concentration जो कि हमारी इनिशियल जो concentration थी इथाइल एस्टर की उसके बराबर होगी, प्लस अगेन it will also use the V0 volume। Okay, so we have the V infinity is equal to A plus V0। From that we can calculate the value of A and that would be equal to what? V infinity minus V0। Now we have the value of A as V infinity minus V0 and we have find out the value of x, that is equal to Vt minus V0। So we have both the values A and x, so we can easily find out the A minus x। So A minus x will be equal to क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, V infinity minus V0 minus Vt minus V0। This is the value of A and this is the value of the x, so it would be V infinity minus V0 minus Vt plus V0। okay, so V0 plus यहाँ पे है, यहाँ V0 minus है तो that will be cancel out, so we will have V infinity minus Vt। so we have value of A minus x and we have the value of A, so we can put the values of A and A minus x in the first order kinetics, so it would be 2.303 upon T log of A upon A minus x and it will become 2.303 upon T log of what is A? A is the V infinity minus V0 and A minus x is the V infinity minus Vt। okay, so this is the expression for the जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, तो कोई भी एस्टर जब हाइड्रोलाइज करेगा तो हम इस इक्वेशन को यूज करके वहाँ पे जितना एसिटिक एसिड बन रहा है उनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करते रहेंगे और वहाँ पे हम जो है रेट कांस्टेंट निकाल देंगे। ओके, अगर तुम्हारा रेट कांस्टेंट वहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तो मीन्स दैट इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सो दिस इज द आवर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड इज द वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सेकेंड रिएक्शन इज द inversion of cane sugar। तो हमने अभी रिएक्शन लिखी थी केन शुगर की रिएक्शन जो थी, दैट के जो सुक्रोज है हमारे पास C12H22O11 when it hydrolyzed with water in acidic medium it forms the glucose C6H12O6 plus fructose, that is C6H12O6। one is the fructose and one is the glucose and this is the sucrose। okay, so होता क्या है इस रिएक्शन में कि जब हम मिनरल एसिड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं सुक्रोज की तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। मींस यहाँ पे जो सुक्रोज है दैट इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम सुक्रोज का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में
और अगर हम उसको पोलैरिमीटर में स्टडी करते हैं, यही हमारा पोलैरिमीटर है और यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट सोर्स होता है, तो यहाँ से लाइट अंदर जाती है, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास हम सोल्यूशन रखते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आई पीस होता है जहाँ से हम इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब लाइट अंदर जाती है तो सोल्यूशन क्या करता है, उस लाइट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो वो यहाँ पे एक स्केल लगा होता है जहाँ से हम नोट करते हैं कि यहाँ पे हमारे न्यूट्रल है। अगर हमारा स्केल जो है राइट को रोटेट कर रहा है तो मीन्स सोल्यूशन क्या है, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है। अगर लाइट जो है लेफ्ट को रोटेट कर रही है तो मीन्स हमारा सोल्यूशन जो है लीवो-रोटेटरी है। तो सुक्रोज जो है दैट इज ए डेक्स्ट्रो-रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है, जो जब लाइट से पास करती है तो वो लाइट को रोटेट करती है राइट साइड में, दैट मीन्स इज ए डेक्स्ट्रो-रोटेटरी। तो उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज 66.5 डिग्री। ओके, सो जब इस रिएक्शन में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक ग्लूकोज बन रहा है, एक फ्रक्टोज बन रहा है। अब ग्लूकोज क्या, दैट इज आल्सो ए डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, ठीक है, दैट इज ए डेक्स्ट्रो-रोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज ए लीवो-रोटेटरी। ओके, तो एक डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है, दूसरा लीवो-रोटेटरी है। अब इनकी अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो जो है लाइट को 52.5 डिग्री के एंगल पे राइट साइड पे रोटेट करता है और जो फ्रक्टोज है वो लीवो-रोटेटरी है, मीन्स वो लेफ्ट को रोटेट करेगा एंड दैट रोटेट जो हमारे पास लाइट का जो एंगल है, जो उसकी रोटेशन है दैट इज -92 डिग्री। मीन्स जो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन बना मिक्सचर, क्योंकि अब देखो 1 मोल अगर इसका हाइड्रोलाइज हो रहा है तो 1 मोल ग्लूकोज बन रहा है और 1 मोल क्या बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है। मीन्स इक्वल मोलर मिक्सचर जो है वहां पे बनेगा और एक की जो रोटेशन है दैट इज 52.5, दूसरे की जो है -92। तो हमारे पास जो वहां पे नेट रोटेशन आएगी दैट वुड बी दी लीवो-रोटेटरी, ठीक है। जो सोल्यूशन बनेगा हमारा मिक्सचर जो सोल्यूशन होगा दैट वुड बी दी लीवो-रोटेटरी होगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज जो सुक्रोज था इनिशियली उसकी डेक्स्ट्रो-रोटेटरी जो था वो बाद में जो हमारा मिक्सचर बना दैट इज ए लीवो-रोटेटरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी जो रोटेशन है दैट हैज बीन इन्वर्टेड, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। Okay, so on hydrolysis the dextrorotatory cane sugar solution changes into the levo-rotatary mixture and hence the reaction is called as the inversion of cane sugar. अब क्या होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ जो लाइट है वो चेंज होती है, हमने देखा अभी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है काइनेटिक्स है उसकी वो हम कैसे स्टडी करेंगे, बाय नोटिंग द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। जो वहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, सोल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसको चेंज करता जाएगा, उसका एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो सपोज कि जब हमारे पास इनिशियली बिगिनिंग में व्हेन टाइम वाज 0 उस टाइम पे जो हमारी रोटेशन ऑफ लाइट है दैट इज टुवर्ड द राइट, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमारे पास क्या है, सुक्रोज है। ओके, तो वहां पे हमारे पास क्या है, सिर्फ सुक्रोज है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने पोलैरिमीटर में रीडिंग देखी वो हमारी पॉजिटिव की तरफ थी और जैसे ही हमने उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला तो रिएक्शन प्रोसीड हुई। रिएक्शन प्रोसीड होने से क्या हुआ कि लाइट की जो डायरेक्शन है, देखो ये हमारे पास स्केल है, इस तरीके से हमारे पास वहाँ पे स्केल बना होता है कि इनिशियली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे 90, यहाँ पे भी क्या होता है 90 होता है, यहाँ पे हमारे पास 0 होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 180 है। ओके, इस तरीके से हमारा स्केल होता है। तो इनिशियली हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्केल है वो इस तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो रीडिंग है वो यहाँ पे आती है, लेट इट बी R0। इनिशियली जो है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 दैट इज R0, ये रोटेशन है। और जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होती है तो ये स्केल क्या करता है, अपना लेफ्ट को जाने को शुरू करता है, मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो स्केल क्या आता है एट टाइम t यहाँ पे पहुंच जाता है, सो लेट इट बी रोटेशन RT, ठीक है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमने देखा कि सोल्यूशन हमारा टोटली क्या लीवो-रोटेटरी आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो है स्केल है वो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी रोटेशन होगी उसको हम बोलेंगे R इन्फिनिटी। ओके, सो वी कैन से दी जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज होएगा विद दी रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन जो है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सो लेट दी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 द रोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू R0। ओके, एट टाइम t is equal to t the rotation is RT and angle of rotation at the infinite time, that means when t is equal to t infinity or infinity, so उस टाइम हमारे पास angle of rotation क्या रहेगा, that would be the R infinity। okay, so the angle of rotation at any time t जो है that would be equal to what, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है इनिशियली सुक्रोज से क्या बन रहा है, हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन रहा है, ठीक है। इनिशियली तो हमारे पास क्या है, सिर्फ सुक्रोज है, यहाँ पे ये 0 है। एट टाइम t क्या होगा कि हमारे पास जो
जो रहेगा हमारे पास रोटेशन जो रहेगी, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगी, दैट वुड बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी। अगर हम आर नॉट में से आर टी की वैल्यू माइनस कर दे तो वो हमारे पास वहां पे रोटेशन रहेगी, ठीक है। सो वी कैन से द एंगल ऑफ रोटेशन at any time t will be directly proportional to the r naught minus rt, and that would be proportional to what, the amount of sucrose hydrolyzed, भी जितना अमाउंट क्या होगा वो हाइड्रोलाइज हो चुका होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्यों, देखो सपोज इनिशियली हमारे पास यहाँ पे a है, ठीक है, तो जब इसमें से कुछ हाइड्रोलाइज करेगा तो वहां पे a माइनस एक्स बचेगा, ओके, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ये इसका a माइनस एक्स बच गया, x क्या हुआ, हाइड्रोलाइज कर गया। सो मीन्स यहाँ पे जो ये हमारे पास डिफरेंस है रोटेशन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सो आर नॉट माइनस आर टी इज प्रोपोर्शनल टू x है, ओके। एंड एट एंगल ऑफ जो रोटेशन है एट इनफाइनाइट टाइम जो होगा, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, जितना अमाउंट जो होगा हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बन चुका होगा, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फाइनली ये तो जीरो हो जाएगा, तो जो ये बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो कितना बनेगा, दैट वुड बी इक्वल टू a, ओके। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी है, ओके, क्योंकि आर नॉट तो हमारे पास सुक्रोज का भी है, उसमें से हम देखेंगे भी इन्फिनिटी में लास्ट में पास क्या रोटेशन रहेगी है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा दैट विल गिव द फाइनल रोटेशन, ठीक है। तो दैट वुड बी इक्वल टू a, जो अमाउंट हमारे पास क्या होगी वो हाइड्रोलाइज हो चुकी होगी। सो आर इन्फिनिटी, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन a, ओके। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, सो हम a माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट माइनस आर टी, ओके। सो दैट वुड बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट प्लस आर टी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी दी आर टी। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू आर टी माइनस आर इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो हमारे पास a माइनस एक्स की वैल्यू भी है, हमारे पास a की वैल्यू भी है, सो वी कैन फाइंड आउट दी रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, t log a अपॉन a माइनस एक्स, हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी विल गेट अ न्यू इक्वेशन दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ r नॉट माइनस r इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा इस रिएक्शन का। सो द कांस्टेंसी इन द वैल्यू ऑफ k एट डिफरेंट इंटरवल्स विल शो अस दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द जो हमारे पास अमाउंट वहां पे फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स जो हमारा वहां पे सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास दो रिएक्शंस जिसमें हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक स्टडी की, मींस वहां पे रेट देखने को तो क्या मिलता है, बाइमोलिकुलर मिलता है, बट एक्चुअल में क्या है वो यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन क्या है हाइड्रोलाइज हो रही है, तो मींस कोई भी रिएक्शन अगर हाइड्रोलाइज होती है तो वहां पे हम स्टडी कर सकते हैं कि वो वाकई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही है या फिर वो हायर ऑर्डर है या फिर वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर तो वहां पे एक रिएक्टेंट क्या हुआ, एक्सेस में हुआ, तो वो क्या करेगा, जो हमारा फाइनल रेट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, चेंज ही नहीं होती है विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे किसी भी रिएक्शन का जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट क्या है, उसका रेट कांस्टेंट क्या है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो इस तरह की इक्वेशन देगा, और वहाँ पे एटलीस्ट एक जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म होगी, मीन्स वो कांस्टेंट होगी, जो रिएक्टेंट होगा दैट वुड बी दी कांस्टेंट। हालांकि वो पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है रिएक्शन में, बट दैट इज कांस्टेंट। अब इस रिएक्शन में भी हमने देखा है सुक्रोज वाले में कि जो वाटर है, तो वाटर एक्सेस में है, तो वो भी क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन टर्म हमारी कहीं रेट में नहीं आ रही है। जो रोटेशन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सुक्रोज, ग्लूकोज एंड दी फ्रक्टोज, ठीक है। वाटर की कोई स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास वहां पे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनकी स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो हमारा हाइड्रोलाइज कर रहा है। जितनी अमाउंट हाइड्रोलाइज होती जाएगी मीन्स उसकी उतनी रोटेशन क्या डिक्रीज होती जाएगी।
इनिशियली इट इज ए डेक्सट्रोरोटेटरी, जैसे जैसे ये कंज्यूम हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन भी डिक्रीज कर रही है। लास्ट में जाके हमारे पास एक मिक्सचर बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो डेक्सट्रोरोटेटरी है और फ्रक्टोज जो है वो लिवोरोटेटरी है, ठीक है। अब फ्रक्टोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज -92 है और इसकी जो है दैट इज 52.5 है। मीन्स यहाँ पे पता लग रहा है कि लिवर रोटेशन जो है वो ज़्यादा है और डेक्स्ट्रो रोटेशन जो है वो कम है, तो अल्टीमेटली जो मिक्सचर सोल्यूशन बनेगा वो क्या करेगा, वो लिवर रोटेटरी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो रोटेशन आती है वो फाइनली क्या आती है, वो लिवर रोटेटरी आती है, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करके हमने ये इक्वेशन ड्राइव की, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी विद पैसेज ऑफ टाइम, तो मीन्स वहाँ पे वो काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. In next lecture, I will discuss in detail about the second order reactions and how can we find out the expression for the rate constant for the second order reactions.